गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ये जो भी आपकी ये जो डीपी लगा रखी है ना आपने, गुड मॉर्निंग उज्जवल, बेटा ये जो डीपी लगा रखी है इसको बदलो, और जिनके नाम शॉर्ट है वो अपना खुद का नाम लिखें। जो क्लास ले रहे हैं ना वो स्टूडेंट अपना ही गुड नाम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा जो स्टूडेंट अलग नाम से जुड़ रहे हैं वो अपना नाम लिखिए, जिन्होंने ये डीपी लगा रखी है वो डीपी चेंज करें, डीपी हटाइए, अपना नाम लिखिए वहां पर। ठीक है बेटा। क्लास जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? ये उज्जवल भाई समझा नहीं क्या बेटा? एक बार क्लास से ड्रॉप होके दोबारा अपना नाम लिखिएगा। हाँ जी। देखिए हमने कल जो टॉपिक गुड मॉर्निंग सर। वो आगे पढ़ते हैं। हाँ बेटा, तो प्रश्न पूछना है बेटा। कल जो पढ़ा था उससे कोई प्रश्न है आपका? देखिए कल हमने जो पढ़ा था टॉपिक था प्रौद्योगिकी है एवं संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी है एवं संस्थागत सुधार। हमने कल ये जाना था कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार जो होता है उसकी हमें आवश्यकता क्यों है। भाई तकनीकी और संस्थाओं के आधार पर सुधार की हमें क्यों आवश्यकता है। भारत के कृषि क्षेत्रों को हम किस प्रकार से मॉडिफाई कर रहे हैं, भारत के कृषकों को हम किस प्रकार से नई नई योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, ये लाभ देने की हमें क्यों आवश्यकता है, इन किसानों को प्रेरित करने की हमें क्यों आवश्यकता है, ये हमने पढ़ा था। समझ में आया था बेटा? यस सर। देखिए यस सर। भाई पहली आवश्यकता तो हमने बताई थी कि हमारे किसान जो है उनके विकास की स्थिति है वो अवरुद्ध हो रखी है, इसलिए हमें इनके विकास को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए इन प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। हमारा किसान आज भी रूढ़िवादी परंपराओं से घिरा हुआ है। कहने का मतलब इसमें बताया था कि हमें कई प्रकार की सिंचाई की सुविधाएं मिली है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम यानी किसान आज भी मानसून और प्राकृतिक जो आपकी स्थिति है, हमारे प्राकृतिक वातावरण की स्थिति है, धरातल में प्राकृतिक उपजों को प्राप्त करना है, उसी स्थितियों के आधार पर क्या है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्रिया आपके किसान को क्या कर रही है, प्रतिबंधित कर रही है, रोक रही है, किसके लिए, आगे विकास के लिए। अब उस किसान को क्या करने की आवश्यकता है, उस किसान को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। अब किसान क्या है बेटा, किसान है एजुकेशन किसान ने प्राप्त नहीं की है, वह आज भी पुरानी परंपरागत स्थिति में गिरा हुआ है। तो उस किसान को हम कैसे जागरूक करें? उस किसान को जागरूक करने के लिए हमें सबसे पहले हर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर प्रत्यक्ष रूप से योजनाओं को किसान तक पहुंचाने के लिए उसको जागरूक करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है बेटा? जागरूक करना जरूरी है। और जागरूक किसके आधार पे होगा? संस्थाओं के आधार पे होगा। किसान की जागरूकता किसके आधार पे होगी? संस्थाओं के आधार पर। और हम कई प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाएंगे उस किसान तक उसको एक अधिकार मिले, किसान अपने अधिकारों को प्राप्त करके अपने विकास करने में सक्षम हो। इसके लिए हमें क्या कई प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि किसान का तो एकमात्र स्रोत है, किसान का तो एकमात्र, भाई उज्जवल, ये उज्जवल मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा,
कि जो आपके डीपी लगा रखी है आपने, जरूरी है कि बेटा ये आप ये नहीं सोचें कि सर मेरे पे कमेंट कर रहे हैं। मैं किसी स्टूडेंट पे कमेंट नहीं करता। मैं बोल रहा हूं कि हम एक क्लास में हैं, हम किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस में नहीं हैं जहां पे हम अपनी मर्जी से, क्लास में डिसिप्लिन मस्ट होता है। ओके बेटा, ये कौन है बेटा, ये जो जिसने @ ये लिख रखा है, नाम बताइए अपना। @AR ये डेल्टा वगैरह बना रखा है, क्या नाम बेटा? भैया आप नाम बताओगे? ये कौन है बेटा? हाँ भाई नाम बताओगे बेटा, ये कौन है यार? टाइम क्यों खराब कर रहे हो बेटा? ये AR क्या लिखा हुआ है ना नंबर? अर्जुन सिंह लिखा हुआ है। अर्जुन है क्या बेटा? अर्जुन अब वो गायब ही हो गया, ये समस्या है। ये अर्जुन नाम लिख के आ गया अब। ओके देखिए, तो हमें आजीविका प्राप्ति के लिए हम जो किसान वर्ग हमारा जो है वो आजीविका प्राप्ति के लिए भूमि पर निर्भर है, और वहां भी वो परंपरागत तकनीक का उपयोग कर रहा है। हालांकि वैसे तो देखे अधिक बहुत अच्छी है परंपरागत तकनीक, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये है हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने में क्या है, असमर्थ है। इसके लिए हम सारी क्रियाओं को देख करके और क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी और संस्था का सुधार करेंगे। हमने प्रौद्योगिकी और संस्था के सुधार में जो बिंदु कल पढ़े थे, पहला पढ़ा था चकबंदी व सहकारिता। चकबंदी व सहकारिता देखा जाए तो चकबंदी को पहले बंद करने की आवश्यकता थी भाई, जो ये जमीन मिलाना कार्य करना। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में ये महसूस किया गया कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके कारण खेतों का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और खेती का अपना क्षेत्र है यानी कृषि भूमि है वो कई टुकड़ों में बट गई है। तो एक कृषि भूमि जो कई टुकड़ों में बट गई है उसको हम सम्मिलित करके और क्या करें, एक जगह करें, और इसी क्रिया को बोलते हैं बेटा चकबंदी। और चकबंदी के आधार पर हम सहकारिता, भाई हम पढ़ते हैं एक कृषि का प्रकार है सहकारी कृषि। ये कृषि का प्रकार है सहकारी कृषि, ठीक है। और सहकारी कृषि में क्या कहता है, एक संस्था होती है बेटा, और बहुत सारे जो किसान हैं, जो भी किसान है वो अपनी भूमि का जो भाग है उसको आपस में मिला लेते हैं और उस संस्था से ऋण लेते हैं। संस्था उपकरण देती है, संस्था क्या करती है, फसल का मूल्य निर्धारण करती है और किसान को प्रोत्साहित करेगी। उत्पादन होगा उसको संस्था खरीदेगी, उत्पादन हुआ इसे ऋण चुका देंगे और प्लस अपना लाभ प्राप्त कर लेंगे। क्या प्राप्त कर लेंगे, अपना लाभ प्राप्त कर लेंगे। यह स्थिति, यह कृषि कहलाती है बेटा सहकारी कृषि। कौन सी कृषि, सहकारी कृषि। कौन कौन से देशों में की जाती है, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे, विश्व के विकसित देशों में ये की जाती है, ठीक है। कौन सी कृषि, सहकारी कृषि। एक होती है बेटा आपके सामूहिक कृषि। ये सामूहिक कृषि की जाती है साम्यवादी रूस में और चीन में। इसमें क्या होता है कि क्रिया वही होती है लेकिन भूमि का भाग है इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा करने के बाद में सरकार से ऋण लेंगे हम, सरकार ही निर्धारण करेगी, इसमें संस्था काम करेगी, इसमें कौन करेगी,
सरकार काम करेगी। समूह के माध्यम से क्या किया जाएगा, कृषि कार्य किया जाएगा। तो हम कौन सी की बात कर रहे हैं, सहकारिता की बात कर रहे हैं। और हमारे देश में सहकारिता है, तो हमारे देश में सहकारिता है ना, और पता यस है सर। सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय भारत में पहली बार बनाया गया है। और उसके मंत्री कौन बने हैं, अरे सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन बने बेटा, याद करना, अमित शाह। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का क्या बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है। और उद्देश्य क्या है मंत्रालय बनाने का, कि जितने भी हमारे जो ग्रामीण एरिया है वहां पे सहकारिता को बढ़ावा देना और लोगों को क्या है, सुविधाएं पहुंचाना, लोगों को सुविधाएं पहुंचाना और विकास के स्तर को अपर लेवल पर लाना। ठीक है, दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था, इसी से रिलेटेड था, जमींदारी प्रथा का अंत। जमींदारी प्रथा का अंत। तो बेटा बताइए, जमींदारी प्रथा कब आरंभ हुई थी, बताइए बेटा, कल बताया था मैंने आपको। जमींदारी प्रथा कब आरंभ हुई थी, कहां से आरंभ हुई थी, बताइए। अरे कल भी तो क्लास लिए होंगे बेटा। देखो, जमींदारी प्रथा 1793 में कार्ल वॉलिस के द्वारा बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में आरंभ हुई थी। कहाँ आरंभ हुई थी बेटा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा पश्चिमी बंगाल में आरंभ हुई थी। और इस प्रथा का उद्देश्य था किसी जमींदार को नियुक्त करना, किसी एक वर्ग के व्यक्ति को या समूह को नियुक्त करना, जो क्या करेगा आपका टैक्स वसूलेगा। क्या करेगा, टैक्स वसूलेगा। और टैक्स कहाँ देगा, सरकार को देगा। तो ये जमींदारी प्रथा चलती रही। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा जैसे आगे बढ़ी, तो इस प्रथा में क्या हुआ, बिचौलिए आ गए साहब। अब बिचौलिए क्या कर रहे हैं, शोषण करने लगे। और शोषण करने लगे तो ये प्रथा पहले क्या थी, लाभ देने वाली थी। किसानों को जमीनें मिल रही थी, किसान जमीन बो रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, अपना लाभ प्राप्त कर रहे थे। लेकिन बिचौलिए आ गए तो बिचौलिए ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया साहब, अपनी मर्जी का टैक्स, शोषण करने लगे उनका। उसके कारण क्या हुआ, ये प्रथा दोषपूर्ण बन गई। क्या बन गई, दोषपूर्ण बन गई। और जब ये प्रथा दोषपूर्ण बनी तो इसका अंत करना भी क्या था, जरूरी। तो इसका अंत धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हो गया, इसका अंत हो गया। कौन सी प्रथा का, जमींदारी प्रथा का। बताओ, ये जमींदारी प्रथा का अंत करना भी संस्थागत सुधारों में आता है। क्लियर है क्या। इसके बाद आपका अगला बिंदु आता है, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सुधार को प्राथमिकता देना। तीसरा बिंदु आपको ये नहीं पढ़ाया था मैंने, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा, पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जो सुधार है, कौन से सुधार, आपके भू सुधार, कृषि क्षेत्रों में सुधार, उसको प्राथमिकता देना। तो भू सुधारों को प्राथमिकता देना, भू सुधारों को प्राथमिकता देना। देखो, भू सुधारों को प्राथमिकता देने के लिए भू अधिग्रहण कानून लाया गया। जिनके पास में ज्यादा भूमि है, उसमें कल एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, हदबंदी, मतलब एक निश्चित क्या कर दिया, मानदंड कर दिया। उसके बाद की भूमि है वो क्या कर ली गई, अधिग्रहण कर ली गई, भूमिहीन किसानों को दे दी गई, जो काम कर रहा था उस किसानों को दे दी गई। ठीक है, तो ये कई कानून आए। भूमि अधिग्रहण कानून आया 1951 में। कब आया,
1951 में। ठीक है, 1 में। इसी से जुड़ा हुआ एक कानून था पंचवर्षीय योजना। तो बताइए बेटा, पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई। 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। और पंचवर्षीय योजना कौन लागू करता था, वर्तमान में कौन करता है? दोनों ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर 15 मार्च 1950 निर्माण हुआ, गठन हुआ योजना आयोग का। किसका गठन हुआ? योजना आयोग का। योजना आयोग का बना 15 मार्च 1950 को। कब बना भाई? 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग के गठन के बाद 6 अगस्त 1952 को, डेट लिख के रहना बेटा, 6 अगस्त 1952 को गठन हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का। विकास परिषद का। योजना आयोग का काम था योजना बनाना और योजना का क्रियान्वयन करना। क्या करना? क्रियान्वयन, यानी योजना को चलाना। योजना बनाना और योजना चलाना, ये काम तो किसका था? योजना आयोग का। ठीक है, अब राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों बनी और कब बनाया गया, तो ये पता ही है, 6 अगस्त 1952 को। ये क्यों बनी, ये बात ध्यान रखना। योजना आयोग जो है, उस योजना आयोग में जितने भी सदस्य हैं वो सारे सत्ताधारी पार्टी के होते थे। प्रधानमंत्री मुखिया होता था। प्रधानमंत्री क्या होता था? योजना आयोग का मुखिया। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुखिया भी कौन होता था? प्रधानमंत्री ही होता था। ठीक है, अब ये गैर संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक में है कि जो संविधान से पहले होगी वो सारी संवैधानिक है और बाद की है वो क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो ये जो 6 अगस्त 1952 को बना, इसका बनने का एक उद्देश्य तो आपके सामने है, क्या कि इसका गठन मूल्यांकन करने के लिए किया गया। किसका मूल्यांकन? इसका गठन किया गया कि जो योजना बनी है उसका क्या किया जाए? मूल्यांकन। योजना की स्वीकृति भी प्रदान की गई। योजना की स्वीकृति भी प्रदान की गई किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें विपक्षी पार्टी के क्या होते हैं? सदस्य। ठीक है, विपक्ष के नेता वगैरह क्या है? इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका मुखिया होता है। ठीक है, इसमें स्वीकृति दी गई। ये स्वीकृति देता है तभी योजना लागू होती है। फिर बीच बीच में क्या करता है? मूल्यांकन करता है। ये सारी प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना लागू हो गई। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। क्या करना बेटा? कृषि का विकास करना। तो क्योंकि भारत क्या है? एक कृषक प्रदेश है, कृषकों की भूमि है। और हमारी इकोनॉमिक सेक्टर बोल दो या हमारी आर्थिक या अर्थव्यवस्था का जो मजबूत स्तंभ है वो क्या है? कृषि क्षेत्र है, हमारे किसान है। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 1951 से गया हुआ बेटा योजना आरंभ हुई, पंचवर्षीय योजना। और अगस्त 2014 को घोषणा की गई कि जो आपका प्लानिंग कमीशन है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें? नीति आयोग में। किसमें भाई? नीति आयोग में। और नीति आयोग की जो कार्यान्वयन की स्थिति देखें तो 1 जनवरी 2015 से क्रियान्वित है नीति आयोग। अब पहले क्या थे? अलग अलग सदस्य थे। अब नीति आयोग में क्या है? सारे मिल गए। राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री है वो भी क्या है? इसके सदस्य हो गए, वो एक जगह मिल गए। ठीक है, और पहले क्या थे? अलग अलग थे। और मुखिया कौन होता है नीति आयोग का भी? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजना के दौरान
आपके भू सुधारों को प्राथमिकता दी गई और भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया। कौन सा भाई? भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया। अब कौन कौन से कानून थे? एक तो क्या है, एक आपके दिया हुआ है भूदान व ग्रामदान। समझना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूदान और ग्रामदान। वैसे आपके कोर्स में ये भूदान ग्रामदान दिया हुआ है, कुछ कुप्रथाएं पहले भी थी बेटा। एक तो रेतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, वो आपके कोर्स में नहीं है ना। रेतवाड़ी महालवाड़ी वही है, लोगों को अधिकार दिए जाते थे, किसके भाई? जमीन दी जाती थी और वो टैक्स देते रहते थे। जब तक वो टैक्स देते थे तब जब तक उनकी भूमि रहती थी, और जब तो टैक्स देना बंद करते थे वो भूमि अधिग्रहण कर ली जाती थी। ठीक है। अब भूदान महा और ग्रामदान क्या है? देखो, गांधी जी जो थे, गांधी जी के कई अनुयायी थे, उनकी बात मानने वाले थे, और गांधी जी ने कई प्रकार की जो अवधारणाएं दी हमारे प्रदेश को विकसित करने के लिए, और वो अवधारणाएं आज भारत में नहीं पूरे विश्व में मानी जाती है। उन्हीं अवधारणाओं में गांधी जी की अवधारणा को मानने वाले विनोबा भावे जी कौन थे? विनोबा भावे, गांधी जी के अनुयायी या गांधी जी को मानने वाले। अब गांधी जी ने सरल स्वभाव के, कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान सत्याग्रही विनोबा भावे जी को क्या बना? अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना। क्या माना भाई? आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। बताइए, गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे? विनोबा भावे। अब विनोबा भावे जी गांधी जी के एक अभियान की तरफ अग्रसर हुए। गांधी जी का अभियान था ग्राम स्वराज्य, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें भी अपना स्वाभिमान, अपनी क्रांति आए, ग्रामीण क्षेत्र अपना विकास कर सके, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल सके। तो ग्राम स्वराज जो उनकी अवधारणा थी, उस अवधारणा की तरफ विनोबा भावे जी चल पड़े, और उन्होंने भारत के लगभग जो गांव थे या भारत के जितने भी ग्रामीण प्रदेश थे वहां पे क्या की? पद यात्रा की। क्या की बेटा? पद यात्रा की। और गांधी जी के ये अनुयायी पद यात्रा करते करते और आपके आंध्र प्रदेश के एक गांव जिसका नाम क्या था? पंचपतमाली। क्या नाम था? पोचमपल्ली। पंचपतमाली नहीं है, क्या नाम है? आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है पोचमपल्ली। कौन सा गांव है? पोचमपल्ली। आंध्र प्रदेश का गांव है कौन सा? पोचमपल्ली में गए। पोचमपल्ली में जैसे वो भाषण दे रहे थे अपना, भाषण के दौरान पोचमपल्ली के जो भूमिहीन लोग थे, किसान नहीं कह सकते भाई, इनके पास तो भूमि नहीं है तो किसान कैसे बोलेंगे? भूमिहीन लोगों ने इनको कहा कि हमें हमारी आजीविका के लिए कुछ भूमि, हमारी आजीविका प्राप्ति का हमारे पास में कोई स्रोत नहीं है, हमें अपनी आजीविका के लिए आप कुछ भूमि दीजिए, कुछ भूमि दीजिए। अब विनोबा भावे जी ने क्या कहा कि आपकी यह बात बिल्कुल सही है, और मैं सहकारी संस्था से गुजारिश करूंगा भारत सरकार की से कि आपको भूमि दी जाए, आवंटित की जाए भूमि, या आपको कैसे भी भूमि प्रदान की जाए। तो ये जो भूमिहीन जो लोग थे उनके सुधार के लिए वो बात कर रहे थे। इतने में ही वहां के जो स्थानीय व्यक्ति है, जो वहां के भामाशाह बोल सकते हो आप, ठीक है, रामचंद्र रेड्डी, वहां के भामाशाह का क्या नाम है? श्री रामचंद्र रेड्डी।
ये वहां के सेठ हैं। इन सेठ जी ने कहा कि मैं गांव के 80 जो किसान है, यानी 80 भूमि जो हीन जो लोग हैं, उनको मैं 80 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हूं। क्या? 80 एकड़ जमीन देने के लिए उनको तैयार हूं। तो ये पहल इनके माइंड में नहीं थी, विनोबा भावे जी के माइंड में नहीं थी। तो ये पहल उन्होंने की। किसने? रामचंद्र रेड्डी जी ने। तो विनोबा भावे जी को लगा कि वास्तव में ये चीज तो बहुत अच्छी है कि जो व्यक्ति जिनके पास में बहुत ज्यादा मात्रा में भूमि है, उनको हम भूमि दे दें। दूसरे व्यक्ति को भाई ज्यादा भूमि है उसके कोई मतलब नहीं है, हम वही भूमि दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दें, तो सभी भूमिहीन लोगों के पास कृषि भूमि होगी और हमारे देश में कृषि क्षेत्र का क्या होगा? विकास होगा, और उन लोगों को क्या मिल जाएगा? आजीविका का स्रोत मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि रामचंद्र रेड्डी जी ने ये भूमि जैसे दी, तो विनोबा भावे जी के माइंड में एक बात है, क्यों ना इस क्षेत्र में ऐसा हुआ है तो और क्षेत्रों में भी जाया जाए, और क्षेत्रों में भी ऐसा किया जाए। तो उन्होंने इस जो क्रिया को है ना आधार माना, और क्षेत्रों में भी जा करके भूमिहीन जो लोग हैं उनको भामाशाहों के माध्यम से भूमि प्रदान करवाई। इस क्रिया को कहा जाता है बेटा भूदान। समझ में आएगी मेरी बात? क्या कहा जाता है? भूदान। भूदान। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है। ऐसे ही आगे आगे गए ना, वो तो आगे गए तो कई जमींदार थे साहब। जमींदार देखो, जमींदारी प्रथा है ना, उसमें काफी लेट तक उनके पास में जमीनें थी। कई जमींदार थे जिनके पास में कई गांव थे, मतलब 10-10, 20-20 गांव की जमीन जमींदारों के पास ही थी साहब, और वहां के लोग भूमिहीन थे। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी कहा उन्होंने, उन जमींदारों को कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या करें कि वो भूमि है उन भूमिहीन लोगों को दे दें, तो क्या होगा? उन लोगों को एक आजीविका का क्या मिल जाएगा? स्रोत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आजीविका का स्रोत मिल जाएगा। तो बहुत सारे जमींदार भामाशाह भी इसके लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। इस क्रिया को कहा गया ग्रामदान। उन्होंने अपने अधीन जो गांव थे उनको क्या कर दिया? भूमिहीन जो लोग थे उनको दे दिया। क्यों दे दिया भाई? इसके पीछे दो कारण और है। पहला कि एक तो उनके पास में भूमि है बहुत ज्यादा, जमींदारी प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया। अब भूमि अधिग्रहण कानून आ गया था कि जिसके पास में ज्यादा भूमि है वह सरकार ले लेगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि इससे बढ़िया तो हम क्या करें, अपना कुछ नाम ही करें। तो उस कारण से उन्होंने बहुत ही सरलता से अपने मन से वह भूमि उन्हें भूमिहीन लोगों को दे दी। ये कहलाती बेटा, क्या कहलाता है? ग्रामदान। ठीक है। तो यहाँ कोई लड़ाई हुई क्या? नो सर। कोई प्रकार की लड़ाई नहीं हुई, सारा काम सहमति से हुआ है। तो इस ग्रामदान और भूदान को क्या कहा गया? रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति कहा गया। बताओ समझ में आ गई के बात? यस सर। ठीक है। आज छोटी सी भूमि के लिए लोग मर जाए, ठीक है, एक दूसरे का खून बहा दे, भाई भाई का खून बहा दे, लेकिन विनोबा भावे जी के प्रयास से जो गांधी जी की ग्राम स्वराज जो अवधारणा थी उसको आगे लेके बढ़ रहे थे, उन विनोबा भावे जी को आगे से आगे लोग मिलते गए, और कई भूमिहीन जो कृषक थे लोग थे उनको कृषि के लिए जमीन मिली, और
उन लोगों ने अपनी आजीविका के स्रोतों को प्राप्त किया। ये क्रिया है बेटा ग्रामदान और भूदान। इसी के साथ 1951 में एक ग्रामदान भूदान की क्रिया है ना, वो 18 अप्रैल 1951 से क्या है आरंभ हुई थी। और भूमि अधिग्रहण कानून भी आपके कब आया था, भूमि सुधार कानून भी कब आया था, 1951 में। भूमि सुधार कानून भी कब आया था, 1951 में। ये तो पंचवर्षीय योजना की बात। इसके बाद आपके पंचवर्षीय योजना में 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66 3 पंचवर्षीय योजना हुई। भारत की स्थिति तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत ही कमजोर थी। इसी समय आपके योजना अवकाश आया, पंचवर्षीय योजना नहीं आ सकी क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति नहीं थी योजना बढ़ाने की। ठीक है, तो हम एक वर्षीय योजना बढ़ाने लगे। और इसी दौरान 1966-67 में कौन सी हरित क्रांति आई, पढ़ा दिया मैंने आपको बेटा इसको भाई, हरित क्रांति को पढ़ा दिया ना भाई। 1967 में क्या आई, हरित क्रांति आई। कौन सी, हरित क्रांति। और हरित क्रांति में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, जो फसलें हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया, फसलों के साथ तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी गई। किसके लिए, हरित क्रांति के कारण। ठीक है, और उत्पादन बढ़ाया गया, किसानों को जागरूक किया गया। ठीक है, किसमें, हरित क्रांति में। ये मैंने आपको बढ़ा दिया। हरित क्रांति के जनक कौन थे बताइए, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एम स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के साथ आपके 1970 में एक क्रांति और आई जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति, जिसमें डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया। किसमें, दुग्ध क्रांति में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया। ठीक है, अब डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देंगे तो क्या करेंगे भाई, डेयरी के लिए किसान क्या करेंगे, चारे की फसल भी उगाएंगे। ठीक है, और फसलों के साथ साथ यानी अपनी कृषि भूमि पर अपने खाद्यान्न फसलों के साथ साथ चारे की फसल और चारे की फसल के साथ साथ पशु उत्पादन भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये 1970 में आई कौन सी क्रांति, आपके ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति। इसके जो जनक थे वो थे वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन, नाम लिख लेना बेटा। हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, एम स्वामीनाथन। और ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति के जनक थे कौन, वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन। ये क्रिया आपके इसमें आरंभ की गई। इसके साथ ही आपके 1980-90 के दशक में भी कई प्रयास किए गए और संस्थागत विकास किया गया। इसमें प्राकृतिक रूप से आपदाओं से रक्षा करने के लिए भी प्रयास किए गए। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, ये पूरा नहीं हो पाएगा बेटा टॉपिक, ये नेक्स्ट डे ही करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने के लिए भी उपाय खोजे गए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के आधार पे, जिसमें फसलों को बीमा दिया गया यानी फसल बीमा आरंभ किया गया। कम दर पर किसानों को ऋण देने की बात की गई और ग्रामीण बैंकों का विकास किया गया। सहकारी समितियों को बढ़ाया गया, बैंकों की व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया और विस्तार किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए, व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए बीमा योजना चलाई गई। आकार